हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ इंडिया की बात करने जा रहा हूँ। कमीशंस को पढ़ने के लिए हम इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, दूसरा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक निकाय वो होते हैं जो किसी आर्टिकल के तहत बतलाए गए हैं। जैसे कि किसी भी बॉडी की अगर हम बात करते हैं, अगर वो किसी स्पेसिफिक आर्टिकल के तहत आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहलाएगा। अगर कोई भी मे बी बॉडी वो आर्टिकल के तहत नहीं आ रहा है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगा। एग्जांपल देता हूँ, इलेक्शन कमीशन का एक परफेक्ट आर्टिकल है 324 से 329, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग, तो नीति आयोग के किसी आर्टिकल के तहत आता है नहीं, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो बेसिकली इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपग्रेड एजुकेशन नाम का यूट्यूब पर चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। पहली बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन बेसिकली आर्टिकल इसका याद करिएगा 324 से 329, ये आर्टिकल के तहत आता है। अगर मैं बात करूँ टोटल आर्टिकल्स कितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 395 टोटल आर्टिकल्स हैं। अगर काउंटिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कितने पहुंच जाता है, 448। उसी के बाद अगर हम पार्ट्स देखें तो पार्ट्स कितने हैं, पार्ट्स 22 हैं। शेड्यूल कितने हैं, 12 हैं। अगर पार्ट्स भी काउंटिंग के दृष्टिकोण से देखें तो 25 हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्ट 4 है तो पार्ट 4A है, पार्ट 9 है तो पार्ट 9A, पार्ट 9B है। तो ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाते हैं 25। ठीक है। इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें एक चेयरमैन होता है। बेसिकली आज की डेट में एक चेयरमैन और दो मेंबर होते हैं, बट क्या जब इस्टेब्लिश हुआ था तब से ऐसा चल रहा है? बिल्कुल नहीं। 1950 से लेकर 1989 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। इट मीन्स एक चेयरमैन हुआ करता था, पूरे इलेक्शन कमीशन को चलाता था। बट 16 अक्टूबर 1989, याद रखिएगा डेट, इस दिन क्या होता है कि कंपोजिशन में चेंज होता है। 1+2 का फॉर्मूला लाया जाता है। 1 मतलब चेयरमैन, 2 मतलब मेंबर्स। ओके। जनवरी 1990 में इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। आफ्टर 3 और 4 मंथ इसको एबॉलिश हटा दिया जाता है। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद अक्टूबर 1993 में फिर से रिक्रिएशन किया जाता है, एक चेयरमैन और दो मेंबर्स का। ठीक है। और दोनों मेंबर्स को इक्वल पावर दी जाती है। ये बेसिकली एक बहुत फेमस इलेक्शन कमिश्नर हुए थे, टी एन शेषन। टी एन शेषन की अध्यक्षता में बेसिकली ये क्रिएशन का काम होता है। उनकी अध्यक्षता को आज भी याद किया जाता है बिकॉज उनके टाइम में जो ट्रांसपेरेंसी थी, जो अकाउंटेबिलिटी थी इलेक्शन कमीशन की, बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से वो वर्क करते थे। और उन्हीं की बनाई हुई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आज भी चल रही हैं, उनको फादर ऑफ मॉडर्न इलेक्शन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है। सैलरी अलाउंसेस की बात कर लेते हैं तो सैलरी अलाउंसेस जो इलेक्शन कमीशन का होता है, कमिश्नर का होता है, वो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसी के समान उसको व्यवस्थाएं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी कितनी है, तो आज की डेट में 2.5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी है। वही सेम अमाउंट इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलती है। अगर मैं बात करूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कितनी है, तो 2,80,000 रुपये है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। 2018 में ये सैलरी अलाउंसेस की चेंजेस हुई थी, नहीं तो इसके पहले 90,000 लगभग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को मिलती थी, जो कि बढ़ के 2.5 लाख हो गई। ये आप याद रखेंगे, 2018 में ये चेंजेस हुए थे। अगर मैं टर्म्स की बात करूं कि इलेक्शन कमिश्नर कितने साल तक काम कर सकता है, तो 6 साल तक काम कर सकता है, या फिर उसकी उम्र 65 हो गई है तो उसको रिटायरमेंट उसके बाद लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नॉट प्रेस्क्राइब द क्वालिफिकेशन एज वेल एज टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखी गई है, तो ये आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पावर ऑफ चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके बहुत ही वाइटल रोल होते हैं। बेसिकली हम 3 तरीके से उसके पावर, वो पावर, अपनी पावर इंजॉय करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशियल। एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे करता है? बेसिकली जब भी कहीं इलेक्शंस होते हैं तो उनका जो डेट होता है वो डिसाइड करने का काम, जो वोटिंग लिस्ट होती है उसको रिन्यू करने का काम, बेसिकली जो भी पार्टीज, नई पार्टीज हैं या फिर जो नेशनल पार्टीज हैं उनको दर्जा देना, उनका दर्जा छीनना, ये सब का काम एडमिनिस्ट्रेटिव जोन ही करता है। एडवाइजरी की बात करते हैं तो एडवाइजरी में जैसे कि कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बेसिकली इनकी डिस्क्वालिफिकेशंस, अगर अगर कोई भी रूल रेगुलेशन के तहत इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात आ रही है, तो ये बेसिकली एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो उसी के बेसिस पर ही प्रेसिडेंट एक्शन लेता है। ठीक है, और उनको डिस्क्वालीफाई करता है। ये तो एडवाइजरी की बात हो गई। क्वासी जुडिशियल क्या है? मान लीजिए
कहीं चुनाव है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जा चुका है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब इसकी अवहेलना होने पर क्वासी जुडिशियल के तहत दंडात्मक कार्यवाही इलेक्शन कमीशन कर सकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी मेंबर हो। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। 1988 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस समय फोर्स में आया था। 1988 में ही ये अमेंडमेंट हुआ था। बेसिकली इस अमेंडमेंट में क्या था कि जो हमारी वोटिंग एज है ये 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। आज़ादी के बाद से ही जो वोटिंग एज थी 21 थी। आफ्टर दैट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 इसको घटाकर 18 साल कर दी गई थी। तो आप याद रखेंगे। ये बेसिकली मैंने पिक्चर लगाई है आपके लिए। बीच में सुनील अरोड़ा जी बैठे हैं, सुशील चंद्र उसके बगल में बैठे हैं, और ये जो सबसे आपके लेफ्ट में बैठे हैं अशोक लवासा जी हैं। तो बेसिकली अभी सुनील अरोड़ा जी की रिटायरमेंट हो गई है और सुशील चंद्र बन गए हैं इलेक्शन कमिश्नर, और अशोक लवासा है मेंबर। अब सुशील चंद्र जब रिटायर होंगे तो अशोक लवासा बन जाएंगे चेयरमैन। तो ये एक साइकिल ऑर्डर चलती रहती है। और प्लस अभी एक मेंबर की अपॉइंटमेंट होगी प्रेसिडेंट द्वारा। आप ये याद रखेंगे प्रेसिडेंट ही एक सेंटर है, उस वही अपॉइंटमेंट करेगा, वही रेजिग्नेशन लेगा। ठीक है, चीज़ों को आप समझते जाएंगे। नेक्स्ट जो टाइटल है वो है यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली ये जो कमीशन है वो ली कमीशन 1923 में आया था, उसके बेसिस पर ये फॉर्म हुआ था। यूपीएससी जो है वो पार्ट 14 में है, याद रखेंगे। और आर्टिकल अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसके आर्टिकल्स हैं। इस आर्टिकल की हर एक बात आपको याद करनी होगी क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे लिखा गया 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं। आज की डेट में देखें तो 10 सदस्य हैं और एक चेयरमैन है। चेयरमैन की बात करता हूँ तो प्रदीप कुमार जोशी जी आज की डेट में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ टर्म्स की। टर्म्स क्या था तो इसकी भी 6 साल या फिर 65 साल की उम्र, दोनों में से जो भी रीच कर जाएगी वो इनकी टर्म्स होगी। ठीक है, चेयरमैन और मेंबर्स इसके एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंट होने के लिए। अगर इनका एक बार रिटायरमेंट हो गया है तो ये फिर से रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब मैंने पूरे आर्टिकल्स में एक कीवर्ड्स का यूज़ किया है, उस कीवर्ड्स के द्वारा आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे कि इसमें बात क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत भी खोल के देखेंगे तो देयर इज लॉट्स ऑफ वर्ड्स विच इज़ नॉट एबल टू ईजी अंडरस्टैंड। ठीक है ना, आसानी से आप उसको नहीं समझ सकते, इसलिए आप कीवर्ड्स देखें और कीवर्ड्स से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। 315 में क्या दिया गया है तो यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में समझाया गया है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 316 की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट किसका? चेयरमैन का और मेंबर्स का। 317 में रिमूवल है। रिमूवल किसका? मेंबर्स का और चेयरमैन का। 318 में पावर फॉर रेगुलेशन, रेगुलेशन पावर का रेगुलेट कैसे करना है वो 318 के बारे में 318 में बताया गया है। 319 में प्रोहिबिशन, क्या निषेध है। ठीक है, 320 में फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। 321 में पावर टू एक्सटेंड फंक्शन, फंक्शंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। 321 में ये पूरी चीज़ें प्रोसेस दी गई हैं। 322 में एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होंगे यूपीएससी को कैसे एलोकेट किए जाएंगे, ये 322 में है। 323 में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे? प्रेसिडेंट को। यहाँ भी प्रेसिडेंट सेंटर होगा, उसकी अपॉइंटमेंट का काम प्रेसिडेंट, उसका रेजिग्नेशन का काम भी प्रेसिडेंट ही करेगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो उसमें कुछ अंतर है, बाकी सब कुछ यूपीएससी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसी में ये समझ हो जाता है। एसपीएससी में जो टर्म्स होता है चेयरमैन का 6 साल या 62, याद रखेंगे 62 ईयर्स तक ही रिटायरमेंट एज एसपीएससी के चेयरमैन की डिसाइड की गई है। 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में बेसिकली इसकी एज को बढ़ाकर 60 साल से 62 साल की गई थी। तो ये भी आप एक पॉइंट है जो याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जेपीएससी के बारे में है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली क्या होता है कि जो स्टेट होते हैं, स्टेट को बाइफरकेट किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है, एक नया स्टेट बनता है। बेसिकली एग्जाम्पल ले लेते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो क्या उसके पास पीएससी था? बिल्कुल नहीं। तो उस टाइम उस पीएससी एमपी पीएससी का ही, मध्य प्रदेश की ही पीएससी से ही वो ज्वाइंट हुआ था और वहीं से ही एग्जाम्स होते थे। तो उस टाइम वो जेपीएससी हुआ करता था, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अच्छा, ये क्रिएशन कैसे होता है तो ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये क्रिएशन होता है। पार्लियामेंट का एक्ट मतलब क्या? लोकसभा राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा और जेपीएससी फॉर्म हो जाएगा टेम्परेरी बेसिस पर। जब तक उसका खुद का कमीशन क्रिएट नहीं हो जाता है, किसका? नए राज्य का, तब तक जेपीएससी चलता है। उसके बाद उसको एबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं वो है फिनांस कमीशन। फिनांस कमीशन आर्टिकल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 में है फिनांस कमीशन। इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है, अर्ध न्यायिक
निकाय कहा जाता है। ठीक है, फिनांस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, 4 सदस्य होते हैं और चारों सदस्य की एक अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले सदस्य की क्या क्वालिफिकेशन होती है कि वो हाई कोर्ट का जज बनने लायक हो, उसके समतुल्य उसकी योग्यता हो। ठीक है, दूसरा क्या है, अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फिनांस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अकाउंट की और फिनांस की अच्छी नॉलेज रखता हो। तीसरा सदस्य क्या है, फिनेंशियल मैटर में और प्रशासनिक सेवा में उसका अच्छा खासा अनुभव हो, अनुभवी व्यक्ति तीसरा सदस्य है। चौथा सदस्य क्या है, अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो। बात समझ में आ रही है? तो चारों ही सदस्यों की एक अपनी अपनी खासियत है, वो आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंट, इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है। यूपीएससी में ऐसा नहीं था, बट फिनांस कमीशन में रीअपॉइंट किया जा सकता है चेयरमैन एज वेल एज मेंबर्स को। ठीक है, अभी का जो फिनांस कमीशन चल रहा है वो याद रखेंगे 15th फिनांस कमीशन है। 15th फिनांस कमीशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 2020 से 2025 तक होगी। इसके जो चेयरमैन है वो है नंद किशोर सिंह, एनके सिंह जी हैं। मेंबर्स याद रखेंगे, अजय मौर्य झा, अशोक लाहिड़ी, अनूप सिंह, रमेश चंद्र। अजय मौर्य झा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने शक्तिकांत दास को रिप्लेस किया था। शक्तिकांत दास कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर जो अपॉइंट हो चुके हैं, उनके स्थान पे अजय मौर्य झा जी आए हैं। 15th फिनांस कमीशन के पहले 14th फिनांस कमीशन आया था, उसके चेयरमैन कौन थे वो भी याद रखेंगे, वाई रेड्डी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। सेक्रेटरी कौन है, तो अरविंद मेहता जी सेक्रेटरी हैं। आर्टिकल 280 में फिनांस कमीशन दिया गया है और 281 एक और आर्टिकल है इससे रिलेटेड जिसमें बताया गया है रिकमेंडेशन ऑफ फिनांस कमीशन। फिनांस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन है उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम 281 में दिया गया है। बेसिकली फिनांस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अगर उसने जो भी डिसीजन दे दिया है वो उसके बाध्यकारी है, यूनियन उसको इम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा। ठीक है, बेसिकली यूनियन और स्टेट, सेंटर और स्टेट में जो टैक्स के पैसे आते हैं उनके बंटवारे का काम फिनांस कमीशन करता है। बेसिकली वो स्टेट के अंदर भी चला जाता है, स्टेट फिनांस कमीशन के चेयरमैन को भी नियुक्त करता है और बेसिकली वहाँ जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज की जो बॉडीज़ हैं उनको भी पैसे देने का काम फिनांस कमीशन ही करता है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट, द मेन वर्किंग ऑफ फिनांस कमीशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड लोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी पैसे आ रहे हैं जीएसटी के, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, तो ये सभी पैसों का जो बंटवारा करना है, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड, बेसिकली इन सब फंड्स का जो शेयरिंग होगी इसके जो डिसीजन लिया जाता है वो फिनांस कमीशन के द्वारा लिया जाता है। और 2020 से 25 का ये टर्नओवर ये कहता है कि उनके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ये मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, तो जो सब बीच में सबसे छोटे से हैं वो है नंदकिशोर सिंह जी। ठीक है, 5 लोग हैं, 4 मेंबर्स हैं, एक सेक्रेटरी है और रामनाथ कोविंद जी तो हैं, ये हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, ये देखिए रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। रिपोर्ट मैंने बताया आपको कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है 2019-20 में और 2020-25 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम चलेगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देने का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, बट 10 साल तक किया गया था, फिर पॉलिटिशियंस ने उसको एक्सटेंड करते 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 आज तक वो चल रहा है। तो बेसिकली आर्टिकल 338 में भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था कि स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। ठीक है, कंपोजिशन में बेसिकली आज की डेट में चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है और उसके साथ 3 सदस्य होते हैं। पार्ट 16 में सीधे सीधे लिखा गया कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस मतलब SC/ST बेसिकली सर्टेन क्लासेस को स्पेशल प्रोविजन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आर्टिकल याद रखिए 338 में है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल 338A में है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, माइंड में इसको क्लियर रखेंगे। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल तक ये अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ये बेसिकली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, आप नोट करके चलते रहेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान जब बना तभी प्रावधान कर दिया गया था इनको एक स्पेशल प्रोविजन दिया जाना चाहिए, बट बेसिकली क्या हुआ कि 10 साल तक भी लिखा गया था, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें एक्सटेंड होती गई। 1978 में क्या होता है कि पॉलिटिशियंस द्वारा मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया जाता है SC/ST का, यहीं से स्टार्ट होती है इनके कमीशन बनाने की कहानी। 1987 में इसको नाम को चेंज कर दिया जाता है, इसमें बेसिकली नाम दे दिया जाता है नेशनल कमीशन फॉर SC/ST।
ठीक है, 1987 में चीज़ होती है। फिर क्या किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ही कर दिया जाता है। 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1990 में ये अमेंडमेंट कर दिया जाता है कि हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर्म होगा, जो बेसिकली आज की डेट में जो कंपोजिशन चलता है चेयरमैन वाइस चेयरमैन 3 सदस्य, तो वो 1990 में हो गया था। 12 मार्च 1992 को फोर्स में आ गया था। बट बेसिकली आगे चलकर एक और अमेंडमेंट होता है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसमें बेसिकली बाइफर्केशन हो जाता है, डिवाइडेशन हो जाता है एससी और एसटी के कमीशंस का। क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो डिमांड थी वो अलग थी, जो कल्चर था वो अलग था, और दोनों का वे ऑफ लाइफ जो दोनों अलग थी, दोनों की सिचुएशंस अलग थी। इसलिए कमीशंस को अलग कर दिया जाता है कि दोनों की सिचुएशंस को सुना जाए और उसको रिजॉल्व किया जाए। बेसिकली ये एक उसका एम होता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? याद रखेंगे, दोनों ही अलग अलग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, और वाइल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसके मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के। याद रखेंगे, ट्राइब्स मतलब ट्राइबल अफेयर्स और शेड्यूल्ड कास्ट मतलब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऐसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूं तो एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हम सभी जानते हैं कि हमारी क्षेत्र में हमारे भारत में बहुत सी विविधताएं हैं। हर एक राज्य में अलग अलग भाषाओं का प्रचलन है। अगर हम चले जाते हैं आंध्र प्रदेश तो तेलुगु है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, उड़ीसा में उड़िया है। तो बेसिकली इन सब लैंग्वेजेस का संरक्षण करना, एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में। जहाँ भी जिस स्टेट में जो भी लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ में, तो उनको संरक्षण देने का काम किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 350 बी में प्रोविजन लाया गया, ठीक है ना। ये कम्स अंडर पार्ट 17 में सीधे सीधे ये लिखा गया है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस क्रिएटेड इन 1957। याद रखेंगे 1957 में इसको क्रिएशन किया गया था। 3 रीजनल ऑफिस हैं, याद रखेंगे, बेलगाम कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये 3 ऑफिस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बेसिकली ये आर्टिकल यहाँ बहुत याद इंपॉर्टेंट है। 148 आर्टिकल के तहत सीएजी का पोस्ट दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तभी कह दिया था कि जो सीएजी है उसका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के संविधान में। क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा जो भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण करने का काम सीएजी का होता है। उसके साथ ही स्टेट्स में जो भी संचित निधि में पैसे खर्च किए गए हैं उसका भी इन्वेस्टिगेशन का काम सीएजी कर सकता है। बेसिकली इसका टर्म्स 6 साल, ये 65 साल की उम्र, सेम चीज़ है, याद रखेंगे। इम्पीचमेंट तो नहीं बोल सकते, इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ प्रेसिडेंट के में ही यूज़ करेंगे। इसको हटाने का काम वही प्रोसेस है, रेजोल्यूशन लाया जाएगा और लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी में पास होगा, तभी इम्पीचमेंट की जा सकती है, तभी उनको हटाया जा सकता है। ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 149 में है। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है और डिफरेंट टाइप ऑफ पीएससीज में ये पूछता ही है। तो आप ये जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं कि जो सीएजी होता है किस तरीके से रिपोर्ट, कौन कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है प्रेसिडेंट को, तो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट, फिनांस अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट और पब्लिक अंडरटेकिंग की ऑडिट रिपोर्ट। पब्लिक अंडरटेकिंग एक प्रकार का संसद द्वारा बनाया गया 30 सदस्यीय समूह होता है, उसके द्वारा जो भी वर्क किया गया है, जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई है उसका भी अकाउंटेबिलिटी, उसकी भी ऑडिट रिपोर्ट करने का सीएजी का। फिनांस अकाउंट का तो है ही, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी है, विनियोग विधेयक का, ठीक है। सीएजी is only responsible to the parliament because act as an agent of parliament। सीएजी कभी भी गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहता है, वो संसद के अधीन रहता है। संसद की एजेंट के रूप में जो सीएजी होता है वो काम करता है। तभी आप देखेंगे मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो कोल स्कैम हुआ था वो बेसिकली उजागर सीएजी ने ही किया था। तो बेसिकली ये किसी गवर्नमेंट के कमांड पे काम नहीं करता, ये पार्लियामेंट के कमांड पे काम करता है। अगर इसके आर्टिकल्स की बात कर लेते तो 148 में सीएजी है, 149 में ड्यूटीज एंड पावर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 150 में फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन एंड ऑफ द स्टेट, जो यूनियन सेंटर और स्टेट्स के अकाउंट्स होते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन का काम, पूरा प्रोसेस 150 में दिया गया है। 151 में ऑडिट रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास हो जाएगा थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। अभी देखिए ये महाशय जी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के रहे हैं। अभी हाल फिलहाल इनको सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया। इसके पहले कौन थे? राजीव महर्षि थे, याद रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इनका आर्टिकल याद रखेंगे 76। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब सेंटर की सरकार के बातों को पक्ष रखने का काम
सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल करता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की काबिलियत इसके अंदर होनी चाहिए। क्या है उसकी काबिलियत? 5 साल जज रहा हो किसी हाई कोर्ट में, 10 साल एडवोकेटगिरी किया हो, ये इसकी क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है। तो ये रहेगा तो वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है। टर्म इज नॉट फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके टर्म्स के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, कभी भी हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सैलरी फिक्स नहीं है, टोटली डिपेंड अपॉन द वोटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के अंदर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 143 के आर्टिकल ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट मीन्स जो प्रेसिडेंट जो भी रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा कि इस केस में आपको खड़ा होना है, तो वो बाध्यकारी है उस पर खड़े होने के लिए। ये 143 में है, चाहे उसका मत क्या भी हो, चाहे वो उसको सपोर्ट कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, उसको मजबूरी है कि उसका पक्ष वो लेगा ही लेगा। किसका? सरकार का, ठीक है ना। ये आर्टिकल 143 कहता है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 88 में अटॉर्नी जनरल के अधिकार के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 105 में उसकी पावर, उसकी प्रिविलेज और इम्यूनिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, जो सीएजी होता है वो संसद में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन वोट देने का अधिकार उसको नहीं होता, याद रखेंगे। आर्टिकल 76 में तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है, बट उसके साथ सॉलिसिटर जनरल भी होता है। इस पोस्ट का कहीं भी कोई भी वजूद नहीं है। 1969 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। दिस इज द टाइम ऑफ डिमांड, ठीक है ना। जो भी समय की मांग थी उसके अकॉर्डिंग सॉलिसिटर जनरल का पोस्ट बना, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये के वेणुगोपाल जी हैं, ये अभी के हाल ही में ये अपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जैसे कि इस सेंटर में कोई वकील है जो कि सरकार का पक्ष रखता है, वैसे स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। हर एक स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कहा जाता है। आर्टिकल्स याद रखेंगे। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट लिखा गया है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। आर्टिकल 177 में राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल है। आर्टिकल 194 में पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज हैं एडवोकेट जनरल की, ठीक है, याद रखेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी इसके बाद लाऊंगा। जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, जो भी फीडबैक हो आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।